नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल कूल नेटवर्क, जहां हम सिखाते हैं टेक्निकल बातें आसान भाषा में। आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारा 290 का ये कंप्रेसर है दोस्तों। इस कंप्रेसर को आज हम चेंज करेंगे और ये डीप फ्रीजर में 5 लीटर में लगा हुआ है। तो हमें कैसे चेंज करेंगे इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। ये वीडियो लंबी है, लॉन्ग वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कभी भी इसको चेंज करते हैं तो कोई भी कंप्रेसर चेंज करने से पहले उसके तीनों टर्मिनल में कंटिन्यू चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कई बार ट्रांसपोर्टिंग के जरिए या किसी भी तरीके से फेलियर हो सकता है। तो ये प्रक्रिया करने से पहले आप तीनों टर्मिनल को बराबर, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन को आप रेजिस्टेंस को बराबर चेक कर लीजिए, ग्राउंड भी चेक करिए। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगा कि हमको कैसे कैसे चेक काम करना है। 290 में काम करते हैं R600 सब ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है। ये 500 लीटर का डीप फ्रीजर है दोस्तों। इसको हम आपके सामने पूरा एक एक चीज़ में दिखाऊंगा। इसमें पूरा डिब्रेजिंग, ब्रेजिंग और वैक्यूम और गैस का जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा। आप पैनल खोलेंगे, पैनल खोलने के बाद फिर इसको देखिए, इसके अंदर काफ़ी गंदगी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी इस प्रकार होगा कंप्रेसर ही बस चेंज नहीं करना है हमें, क्योंकि उसके अंदर में बहुत से कार्य को करना जरूरी है। 290 का ये एप्लीकेशन है कंप्रेसर, तो 290 का हम डाल रहे हैं दोस्तों। और जितना हो सके जो कंपनी डालती, जिस मॉडल का डालती, उसी मॉडल का आप कंप्रेसर डालिए। अब इसको खोलने के बाद दोस्तों हम रेफ्रिजरेंट को ट्यूब कटर की सहायता से, वैसे बहुत से वीडियोस में बताया हूँ। सबसे पहले आप रेफ्रिजरेंट को आपको रिमूव करना है, तो आप डीप ब्रेज मत करिए और ट्यूब कटर की सहायता से आप इसको फिल्टर की जगह से, जहाँ से फिल्टर ड्राई फिल्टर लगा रहता है, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ट्यूब कटर से काटेंगे। क्योंकि हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप कार्य करिए। और इसको देखिए हम रिमूव किए और इसमें हमको एक पता चल चुका है, ज्ञात हो चुका है कि इसमें रेफ्रिजरेंट पूरी मात्रा में है दोस्तों। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम कंप्रेसर चार्जिंग पाइप है, वहाँ से भी हम इसको काटेंगे। फ्लेमेबल गैस है दोस्तों, तो कभी भी बुटेन गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छी खासी नुकसान और एक्सीडेंट हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मज़ेदार काम करिए दोस्तों। अब यहाँ पर से भी हम काट लेंगे और इसको काटने के बाद फिर हम पूरे चीज़ को बाहर निकालेंगे। और उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ सफाई करने के बाद ही हम रेफ्रिजरेंट को निकालने के बाद ही दोस्तों इसको हम अच्छे से कार्य करेंगे। उसमें पूरी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो लंबी है, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छी लंबी वीडियो। इसमें पूरी मैं बीच बीच में जगह में दोस्तों फास्ट करूँगा और उसके ऊपर मैं पूरा कार्य करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको कंप्रेसर हटाने से पहले हमें इसके ऊपर 550 लीटर का ये डीप फ्रीजर है और जिस कंपनी का है उसी कंपनी का हम कंप्रेसर को चेंज कर रहे हैं और सेम मॉडल का है दोस्तों। तो इसको हम मंगवाए हैं, कंपनी के माध्यम से मंगवाए हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले अपन जब भी कार्य करते हैं तो ये सब चीज़ को आपको हटाना है। इंसुलेशन को सबसे पहले हटा दीजिए और उसके बाद तुरंत डीप ब्रेज नहीं करेंगे, थोड़ा रुकने के बाद हम डीप ब्रेजिंग करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेंट काफ़ी ज्वलनशील होता है। ये 290 का बार बार बोल रहा हूँ, प्रोपेन केमिकल नेम है, प्रोपेन गैस है दोस्तों। और इसको आप हटाने से पहले आप पूरा सबसे पहले इसका फ़ैन मोटर को हटाएंगे। फ़ैन मोटर हटाने के बाद ब्लेड पहले खोलिए, इसको फ़ैन मोटर हटाइए। फ़ैन मोटर के बाद फिर डीप ब्रेज करेंगे। डीप ब्रेज करने के बाद फिर कंडेंसर कॉइल को पूरा निकालेंगे और अच्छे से इसको साफ धोएंगे दोस्तों। ज़्यादातर यहाँ पर समस्या यही आती है, आप देखेंगे मोटर में बाल या रस्सी या कुछ भी चीज़ इसमें फंस जाता है। और उसके बाद क्या है, ये बुश वाला है और इसके साउंड आएगा दोस्तों। और ये हमारा फ़ैन मोटर है जो ख़राब हो जाता है। बार बार ख़राब होने का कारण ये है कि साफ़ सफाई मेंटेनेंस नहीं करते हैं कस्टमर। अगर इसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में 15 दिन, 20 दिन, महीने में आपको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हम डीब्रेज कर रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे फ्लेमेबल गैस है, ऑयल में भी रेफ्रिजरेंट मिक्स रहता है, देखिए वो अभी भी हल्का हल्का आ रहा है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ दोस्तों। और इसको हम निकाल रहे हैं, आप काट सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो इसको आप काट लीजिए। और कैपलरी को भी हम काटेंगे नहीं, बराबर इसको डीब्रेज करके बाहर करेंगे। और इस कंडेंसर कॉइल को जब डीब्रेज कर लेंगे, डीब्रेज कर एक एक चीज़ को अपन डीब्रेज करके बाहर कर लेंगे।
और ये बाहर करने के बाद देखिए कितनी गंदगी रहती है। और 99% ये डीप फ्रीजर में आपको ये समस्या आएगी, वीसी कूलर में समस्या आएगी। ज़्यादातर ये कंडेंसर कॉइल में जाला गंदगी बहुत फंसा रहता है दोस्तों। तो इसलिए मैं ये वीडियो को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार से आप लोग कार्य करते हैं, अगर वे बिगनर हैं, तो आपको पूरी सावधानी से रखते हुए इसको आपको काम करना है। कभी भी आप काम करेंगे तो देखिए हमने साफ़ कर लिया है। फ्लैशिंग करना है अगर आपको तो ड्राई नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कीजिए और उससे अच्छे से हम सफाई कर लेंगे। और सफाई करने के बाद ही फिर हम इसमें बाकी प्रक्रिया करेंगे। और अंदर की स्थिति बहुत गंदगी थी, हमने अच्छे उसको साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से साफ़ करके, और अच्छे से पूरा फ्लैशिंग कर लेंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेट करेंगे। कंप्रेसर जब लगा रहे हैं तो लगाने से पहले हम बाहर ही सारा पाइप को अपन जो है उसको ब्रेजिंग कर लेंगे। और ब्रेजिंग करने के बाद लंबे वक्त तक कंप्रेसर को खुला नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास ड्राई नाइट्रोजन गैस नहीं है तो ये प्रक्रिया आप मत करिए, क्योंकि ज़्यादा तक खोलेंगे तो बाहर की नमी कंप्रेसर में बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसी पुराने कंप्रेसर का निकाल के हम इसको यहाँ वापस ब्रेजिंग कर लिए। अब ब्रेजिंग करने के बाद फिर हम इसको अब हम यहाँ से बैठाने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब इसको हम जब बैठाएंगे दोस्तों, तो बैठाने के लिए इसलिए कर लिए क्योंकि बाद में हमको ब्रेजिंग करने में तकलीफ आती है। अपने अपने सुविधा के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे। आप कोशिश करिए कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करने की, क्योंकि हम काम भी करते हैं तो हम समझा भी रहे हैं। तो हम जहाँ समस्या आएगी इसके कारण से हम आपको पहले ही बता रहे हैं यहाँ समस्या आएगी, इसलिए आप पहले यहाँ पर ब्रेजिंग करके अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद आप पूरे अच्छे से सब फ्लैशिंग हो गया। और देखिए कंडेंसर कॉइल को भी हम अच्छे से धो के फ्लैशिंग करके हम उसको अपने पुनः उसी स्थान पे हम लगा दिए हैं। जैसे हम खोलें उसी प्रकार से लगाना है। और जब हम ब्रेजिंग करेंगे तो ब्रेजिंग करने के लिए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और आसानी से कोई भी चीज़ को ध्यान रखते हुए काम करेंगे दोस्तों। और ब्रेजिंग अच्छे से ब्रेजिंग रॉड का इस्तेमाल कीजिए और आराम से काम करिए। मेरे पास आपको बहुत सी वीडियोस में मैंने दिखाया है कि गैस वेल्डिंग से हम काम करते हैं, पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास गैस वेल्डिंग नहीं होता है। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है सर आप गैस वेल्डिंग से कर रहे हैं, तो हम इससे भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से काम होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसको काम करते हैं तो टील में मेटल को आप पीछे रखिएगा, उसमें टेम्परेचर बनेगा और बाहर की कोई भी चीज़ जलेगी नहीं, और पूरी जो टेम्परेचर है वो रिटर्न होगा और बहुत जल्दी मेल्ट होगा। और उसके अच्छे से ब्रेजिंग कर लीजिए। ब्रेजिंग करने के बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया को अब दिखाते जा रहे हैं। आप वॉच करिए, लास्ट तक देखिए दोस्तों। कभी भी ब्रेजिंग करते हैं जब एकदम हीट हो लाल हो जाएगा तभी आपको रॉड को रखना है और पानी की तरह वो मेल्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से ब्रेजिंग होता है दोस्तों। सारी ब्रेजिंग प्रक्रिया होने के बाद फिर हम आपको अच्छे से सबसे मेन है मुख्य जो ड्रायर फिल्टर के यहाँ लीकेज होता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, उसको आप अच्छे से ब्रेजिंग करिए। और यहाँ पर ब्रेजिंग करने के बाद दोनों साइड से वैक्यूम करना ज़रूरी है। तो ये दोनों साइड से वैक्यूम करते क्यों है, क्योंकि हमको डीप वैक्यूम करेंगे तभी हमारा ये बड़ा सिस्टम है हमारा -25 से 24 डिग्री आएगा, नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। हर बार वीडियोस में बताता हूँ और मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हर किसी को मालूम नहीं है दोस्तों। कोई ना कोई किसी के पास ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा कि हमें दोनों साइड करना क्यों ज़रूरी होता है। तो हम दोनों साइड वैक्यूम करेंगे तभी होगा, क्योंकि एक साइड वैक्यूम होता है एक साइड वैक्यूम नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसलिए नहीं होता है कि कैपलरी हमारी काफ़ी महीन होती है। 31 नंबर का ये कैपलरी है, ठीक है। इसको हम अच्छे से ब्रेस कर लेंगे। ब्रेस करने के बाद फिर हमें क्या करना है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि सीखना है तो आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा। और हम कपड़ा इसलिए लगाए थे क्योंकि गर्माहट स्टिकर में पड़ेगा, स्टिकर ख़राब हो जाएगा तो फिर वारंटी में हमको तकलीफ़ आएगी। इस कारण से हमें ऐसा कार्य करना है। और कंप्रेसर को अच्छे से बैठाएंगे, बैठाने के बाद उसका जितना पिन लॉक है सब लगा देंगे। अब मैंने इसका कपलर का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप अगर होगा तो कपलर का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और नहीं है तो मार्केट से परचेज़ कीजिए। अब हम सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें हमें चार्जिंग होस पाइप लगा के हम यहाँ पर नाइट्रोजन डालेंगे। नाइट्रोजन डालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ से आना चाहिए। अगर एयर हल्की हल्की नाइट्रोजन आ रहा है तो इससे हमको ज्ञात हो गया कि हमारा कैपलरी कहीं से ब्लॉक नहीं है और हमारा ब्रेजिंग एकदम सही है। और इसका पोर पंपिंग भी यहाँ से पता चल जाता है, एकदम स्लोली आएगा। फिर अब हम उसके बाद हमको अभी फिर से फ्लैशिंग करना है। अब फ्लैशिंग इसलिए करना है क्योंकि जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो बाहर की जो नमी रहती है फिल्टर में जाके वो जम जाता है दोस्तों।
तो वहाँ पर हम कितना भी अच्छे से अगर हम काम करें, अगर नाइट्रोजन काम करें, अगर ये प्रक्रिया आप नहीं करेंगे तो आपका चोकिंग समस्या 100% बनेगी। ये चीज़ को ध्यान रखें। इसलिए इसके लास्ट पोर्शन फिर से हमको करना है, फ्लैशिंग करना है। और फ्लैशिंग करते हैं तो हमको इधर से करके फिर से पूरा कंडेंसर और जितना भी ये नमी यहाँ पर बैठ जाती है तो सबको बाहर करना ज़रूरी है। इस प्रक्रिया को अगर करेंगे तो आपका कभी भी डीप फ्रीजर में तकलीफ़ नहीं आएगी। तो डीप फ्रीजर में काम करना है तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। आप बोलेंगे नाइट्रोजन होने के बाद भी हमारे पास चोक आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक गलती करते हैं। ये गलती आप मत करिए, इस कारण से वीडियोस बना रहा हूँ। ये चीज़ को आप ऐसा देख लीजिए। अब हम यहाँ से इसको कर ले। अब हम वैक्यूम करेंगे। अब हम यहाँ से डबल वैक्यूम कर रहे हैं, दोनों साइड से वैक्यूम कर रहे हैं। इसको ध्यान से दीजिए। डबल मैनीफोल्ड गेज मीटर मैं नहीं लगा रहा हूँ और नहीं लगाता हूँ, पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि लगा के मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि हमें क्यों लगा। अब देखिए, मैं इसको लगाने के बाद मैं बराबर इसकी सबसे पहले मैं इसमें प्रेशर डालूँगा। प्रेशर क्यों डालेंगे? हम इसका लीक को डिटेक्ट करेंगे। हम जहाँ जहाँ ब्रेजिंग किए हैं वो ब्रेजिंग में कहीं हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा ब्रेजिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि इसका डिटेक्ट करना। तो मैंने 100 PSI का इसमें प्रेशर डाल के और इसका हम जगह जगह इसको पूरा जहाँ जहाँ ब्रेजिंग किए उसको हम चेक करेंगे। ज़्यादातर हमारी समस्या ड्राई फिल्टर के पास ही होती है, तो ये चीज़ को हर जगह हम अच्छे से वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम इसका डीप वैक्यूम करेंगे। तो ये प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। आराम से काम करिए, जल्दबाजी से काम नहीं होता है, दोबारा काम नुकसान होता है दोस्तों, और अब काम भी ख़राब हुआ। तो ये ज़रूरी है, हर सिस्टम में ये करना ज़रूरी रहता है। हर वीडियोस में मैं बताया हूँ। फिर से मैं इस बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 290 का पहली बार आपको लोग के सामने वीडियोस ला रहा हूँ। अगर कोई भी एप्लीकेशन का हो ये प्रक्रिया ज़रूरी है, पर 290 में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो अभी देखिए, हमें इसमें 25 ग्राम का ड्रायर फिल्टर सिलिका का इस्तेमाल किया हूं, और क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट कम डलता है दोस्तों, और 134 की अपेक्षा इसमें ओनली 75 ग्राम्स रेफ्रिजरेंट चार्ज होंगे। तो जो कंपनी चार्जेस है, फैक्ट्री चार्जेस है, वही चार्जेस हम रेफ्रिजरेंट को करेंगे। और इसके बाद हम अच्छे से हमारा जब हो जाएगा ज्ञात कि हमारा कहीं लीकेज नहीं है, तो हमें अच्छी सी वैक्यूम करेंगे। और डबल स्टेज वैक्यूम पम्प का इस्तेमाल कीजिए, और अच्छा वैक्यूम पम्प का इस्तेमाल कीजिए। दोनों साइड से, हाई साइड और लो साइड, दोनों साइड से आप वैक्यूम कीजिए। और इसमें मैनीफोल्ड गेज मीटर मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। पर मैं वेट स्केल के माध्यम से ही चार्ज करता हूँ, इसलिए हमको लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको अच्छे से डीप वैक्यूम कर लिया। डीप वैक्यूम करने के बाद फिर हम सारा कुछ होने के बाद फिर हम फ़ैन मोटर को इसलिए लगा रहे हैं। अगर हम फ़ैन मोटर को पहले लगाते तो फिर हमको क्या है, कंडेंसर में और यहाँ पर लगाने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि जगह काफ़ी कंजेस्टेड कंपनी दी है, और इस कारण से हम सबसे लास्ट में फ़ैन मोटर को लगा रहे हैं। और फ़ैन मोटर लगाने के बाद तब उस बीच में हमारा वैक्यूम की प्रक्रिया जारी है। वैक्यूम अच्छे समय लंबे टाइम तक कीजिए। अगर आप डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है तो कम से कम 45 मिनट आप ज़रूर कीजिए, अगर आपके पास है सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करें, पंच कर रहे हैं। यहाँ वीडियोस थोड़ी फास्ट कर दिया हूँ, मैं पंच कर रहा हूँ क्योंकि दिखा रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं आप कैसा क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पर पंच करता हूँ। पंच टूल्स मैंने लेथ मशीन से बनवाई है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से आप भी बनवा सकते हैं, या मार्केट में मिलता है तो परचेज़ कर लीजिए। और उसको हम होने के बाद उस प्रक्रिया में भी हमारा वैक्यूम चालू रहेगा। और इसको हम यहाँ से कपलर को रिमूव कर देंगे, और वहाँ क्योंकि पंच कर दिए, अच्छे से हम पंच कर दिए। फिर हम यहाँ पर वैक्यूम पंप हटाने के कपलर हटाने के बाद फिर हम यहाँ पर से प्लायर से पिंचिंग करेंगे, और पिंचिंग का मैं वहाँ से ब्रेजिंग कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सका तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी टेक्निकल बातें और ज्ञान मैं अपने इस चैनल में लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य अच्छे से होगा। हालांकि वीडियोस 15-17 मिनट में मैं जो मुख्य चीज़ें हैं वो दिखाने की पूरी कोशिश में हूँ, और मैं आशा करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आप पंच कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप ऐसा पंच टूल का इस्तेमाल कीजिए, और भी मार्केट में बहुत से मिलते हैं, पर पंचिंग टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, एनआरवी मत लगाइए यहाँ पर। और इस प्रकार से इसको फिर खोल लेंगे, और इस प्रक्रिया में वैक्यूम पंप को बंद नहीं करेंगे, वैक्यूम पंप हमारा ऑन रहेगा। और इसको हम अच्छे से
वापस इसको पुनः खोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जगह लॉक हो गया और जगह को पतली हो जाती है, इस कारण से यहाँ पर हमको फिर से ब्रेजिंग करना है ताकि वो वहाँ जगह मोटी हो जाएगी और टाइट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत कुछ भाई ने कमेंट किया था कि आप अधूरा ज्ञान देते हैं, पूरा आप बताते नहीं हैं। तो दोस्तों आपके लिए खास मैं वीडियो बनाया हूँ। जो भी हो, आप अगर वीडियो सब्सक्राइब किए होंगे, अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप देखिए। मैं पूरा वीडियो कोशिश किया हूँ, ऐसे में बहुत सी वीडियो में बताया हूँ, फिर भी मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार वीडियोस ला रहा हूँ। इस प्रकार से हमको कार्य करना। वैक्यूम पंप हमारा अच्छा होना चाहिए। अब रेफ्रिजरेंट जब हम चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, तो चार्ज करने के लिए फिर हमें एक वेट स्केल का इस्तेमाल कीजिए और इस प्रकार का होल्डर ले लीजिए। और R290 को मैं लिक्विड में भी कर रहा हूँ, वेपर में भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इसको रेफ्रिजरेंट को बराबर वेट करके, मैं हरदम बताता हूँ वेट करके ही हमको रिचार्ज करना। अगर वेट करके हम अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो अंदाजे में रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं होगा। बैक प्रेशर हरदम बढ़ता और घटता है दोस्तों, मौसम के अनुसार से, टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे और इस कारण से मैं ये वीडियोस आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। और मैं कैपिलरी का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि कैपिलरी से लिक्विड में चार्ज कर रहे हैं, तो कैपिलरी में अपन से करेंगे तो रेफ्रिजरेंट, लिक्विड में चार्ज करें तो कैपिलरी का इस्तेमाल कीजिए। पूरे रेफ्रिजरेंट चार्ज होने के बाद हम उसमें लॉक कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से देखिए 75 ग्राम रेफ्रिजरेंट मैंने पूरी चार्ज कर दी और देखिए मैनीफोल्ड मैंने नहीं लगाया है। और ये देखिए जितना फ्रॉस्टिंग है वो वापस ये मेल्ट हो जाएगा और ये अच्छे से हमने इसको लॉक कर दिया दोस्तों। पर अंदर का तापमान कुछ 4 से 5 घंटे के बाद -25 डिग्री आ जाएगा। ये 100% आता है दोस्तों। इस प्रकार से कार्य करेंगे तभी आएगा। मैं हरदम बहुत सी वीडियोस में दिखाया। अब जैसे ऊपर जहाँ कैपिलरी वहाँ फ्रॉस्टिंग आएगा। अगर इस होल्डर इस्तेमाल करते हैं तो होल्डर को इस प्रकार से पीछे से खोलिए, उसके बाद ही इसको रिमूव करेंगे होल्डर से, नहीं तो फिर इसमें रेफ्रिजरेंट लीकेज हो जाएगा। ये पूरा बंद हो गया। अब ये हमारा रेफ्रिजरेंट चार्ज हो गया दोस्तों। इस प्रकार से रेफ्रिजरेंट को भी चार्ज करना है, हर एप्लीकेशन का चार्ज होगा। अब इसको हम लॉक करके पुनः उसको लॉक सिस्टम को बंद कर देंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोग को हरदम देता रहता हूँ और आगे भी देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक्निकल कूल नेटवर्क को ऐसे और टेक्निकल वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अंदर का ग्रिल टेम्परेचर, मैं अंदर का जो तापमान है वो भी दिखा रहा हूँ। और ये -25 डिग्री 6-7 घंटे के अंदर आएगा, तुरंत नहीं आएगा दोस्तों। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को आप यहीं समाप्त करने जा रहे हैं।